हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप सभी लोग कुशल होंगे और अपनी स्टडी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में हम लोग समझने जा रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वाष्प दाब क्या होता है इसके बारे में। और इसी के साथ साथ हम समझेंगे वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं इसके बारे में। साथ ही साथ हम समझेंगे द्रव विलयनों का वाष्प दाब क्या होता है इसके बारे में। ठीक है, तो आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही कारण है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और अपने बोर्ड एग्जाम में ये चीज़ें लिख सकें। ठीक है, तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ेंगे ताकि और भी बेहतरीन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे पहुंच जाए। ठीक है, तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक वाष्प दाब क्या होता है इसके बारे में। तो चलो हम सबसे पहले समझते हैं वाष्प दाब यानी कि वेपर प्रेशर क्या होता है इस बारे में। सबसे पहले आपको बता दूं कि जब तक आप इस चित्र को ठीक से नहीं समझेंगे तब तक आपको वाष्प दाब का सही डेफिनेशन का पता नहीं चल सकेगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे, यहाँ पे एक बर्तन लिया गया है और बर्तन के अंदर जल को भर करके ऊपर से किसी बर्तन की सहायता से इसे ढक दिया गया है। तो एक प्रकार का ये बंद पात्र बन चुका है जिसके अंदर जल भरा हुआ है। अब इसे किसी बर्नर की सहायता से हम नीचे से गर्म करेंगे। तो जब गर्म करेंगे तो अंदर का जल धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो जाएगा और गर्म होकर के जल वाष्प में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। तो अगर ध्यान दिया जाए तो जब जल को हम गर्म कर रहे हैं तो जल जो है ये जल वाष्प में परिवर्तित होती चली जा रही है। तो आपको बता दूं कि जल से वाष्प बनने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं वाष्पन। क्या बोलते हैं? वाष्पन। लेकिन जो ये वाष्प है इकट्ठा कहाँ होता है? तो जो ये ऊपर हम बर्तन से ढके हुए हैं उसी बर्तन के अंदर की ओर जल वाष्प धीरे धीरे ऊपर लगते हैं चिपकने। ठीक है, और चिपकते 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 एक बड़ी सी बूंद में कन्वर्ट हो जाते हैं अंदर की ओर। और जब बूंद भारी होती है तो नीचे टब से गिर जाती है। तो आपको बता दो जो जल वाष्प है यहाँ पे द्रव के रूप में परिवर्तित हो गया है और परिवर्तित होने के बाद फिर से नीचे टब से गिर गया है। तो आपको बता दूं कि वाष्प अवस्था से फिर से द्रव अवस्था में परिवर्तन होने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं संघनन। क्या बोलते हैं? संघनन। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ऊपर से जो जलवाष्प है फिर से द्रव बन करके नीचे गिरा। अब फिर यहाँ पे लगातार इसको गर्म की जा रही है तो फिर जो जल है ये फिर से जलवाष्प में परिवर्तित होती चली जाएगी और फिर एक कंडीशन ऐसी आएगी फिर से ये द्रव बन करके नीचे गिर जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि ये ऊपर से नीचे की ओर लगातार घूमता आ रहा है, यानी कि एक बार वाष्पन की प्रक्रिया होगी यानी जो जल है ये वाष्प में परिवर्तित होगी और एक बार संघनन की प्रक्रिया है यानी जो जलवाष्प है फिर से जल में परिवर्तित हो जाएगी। तो अब यहाँ पे जब ध्यान दिया जाए तो एक निश्चित समय के बाद वाष्पन की प्रक्रिया और संघनन की प्रक्रिया की दर दोनों बराबर हो जाते हैं और इस अवस्था को बोलते हैं हम गतिक साम्य अवस्था। क्या बोलते हैं? गतिक साम्य अवस्था। ठीक है, यानी लगातार जो जल है ये वाष्प में कन्वर्ट हो रही है और फिर जो जल वाष्प है फिर से जल में कन्वर्ट हो रही है। तो ये जो प्रक्रिया है वाष्पन की प्रक्रिया और संघनन की प्रक्रिया एक निश्चित समय के बाद इन दोनों का जो दर है वेग है वो बराबर हो जाती है जिस अवस्था को हम बोलते हैं गतिक साम्य अवस्था। ठीक है, तो अगर ये अवस्था क्रिएट हो चुका है, कौन सा? गतिक साम्य अवस्था अगर यहाँ पे बन चुका है तो उस कंडीशन में वाष्प के द्वारा लगाया गया जो दाब होता है उसी को हम बोलते हैं वाष्प दाब। क्या बोलते हैं? वाष्प दाब। ठीक है, लेकिन कब? जब यहाँ पे गतिक साम्य अवस्था स्थापित हो जाएगी तो उस कंडीशन में वाष्प के द्वारा लगाया गया जो दाब होता है उसी को हम बोलते हैं वाष्प दाब। ठीक है, इसी चीज को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान देना। इसमें यह लिखा गया है कि जब किसी द्रव को एक बंद पात्र में रखा जाता है तो द्रव के अणु लगातार वाष्पीकृत होकर के गैसीय अवस्था में जाते रहते हैं और साथ ही वाष्प संघनित्र होकर के द्रव अवस्था में आते रहते हैं। इसमें यही कहा गया है कि अगर किसी बंद पात्र में हम जल को रखें और इसे गर्म करें तो ये जो जल है धीरे धीरे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होते रहते हैं।
ठीक है। और साथ ही जो वाष्प है फिर से द्रव अवस्था में परिवर्तित होते रहते हैं। कौन सा प्रक्रिया के माध्यम से? तो संघनन की प्रक्रिया के माध्यम से जो जलवाष्प है ये फिर से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पे एक शब्द लिखा गया है कि एक निश्चित समय के बाद संघनन का दर व वाष्पीकरण का दर दोनों बराबर हो जाती है। जो यहाँ पे वाष्पन हो रहा है यानी वाष्पीकरण और ऊपर से नीचे की ओर संघनन हो रही है, तो इन दोनों का जो दर है वो बराबर हो जाती है। तो इस अवस्था को हम बोलते हैं गतिक साम्य अवस्था। ठीक है। तो इसमें एक शब्द और लिखा गया है कि इस अवस्था में वाष्प द्वारा उत्पन्न दाब ही वाष्प दाब कहलाता है। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आता है कि वाष्प दाब क्या है तो आप सीधा ये कहानी लिख देंगे और साथ ही साथ ये चीजें आप शामिल कर देंगे। ठीक है। और अगर इस डेफिनेशन को आप नहीं लिखेंगे, इसको आप नहीं लिखेंगे, तो एक दूसरा डेफिनेशन आपको बता रहे हैं जो कि वही सेम चीज है लेकिन लिखने का तरीका कुछ अलग है। ठीक है। सबसे पहले आप इस चित्र को बनाएंगे ही, आप छोड़ेंगे नहीं, और साथ ही साथ अगर लिखना चाहेंगे तो इस डेफिनेशन को भी लिख सकते हैं। सेम डेफिनेशन है, थोड़ा थोड़ा केवल अंतर है। ध्यान दो इसमें क्या लिखा गया है, किसी बंद पात्र में एक निश्चित तापमान पर, देखो यहाँ पे ऑलरेडी एक बंद पात्र है और यहाँ से तापमान दिया गया है, तो इसका मतलब एक बंद पात्र भी है और इसको एक निश्चित तापमान दी जा रही है, तो वही चीज इसमें शामिल की गई है। ठीक है। लिखा गया है किसी बंद पात्र में एक निश्चित तापमान पर जब कोई द्रव अपनी वाष्प के साथ गतिक साम्य अवस्था में होता है। कौन सा साम्य अवस्था में? गतिक साम्य अवस्था में होता है, तो उस वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया जो दाब होता है उसी को हम बोलते हैं वाष्प दाब। ठीक है। तो आप चाहें तो आप इसको लिख दीजिएगा बोर्ड एग्जाम में, या आप चाहें तो इसे लिख दीजिएगा। ठीक है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, सेम चीजें एक्सप्लेन की गई है। ठीक है। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको वाष्प दाब का डेफिनेशन का पता चल चुका होगा। अब हम समझते हैं वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं इस बारे में। तो अब समझिए वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं इस बारे में। आपको बता दूं कि सबसे पहला कारक आप लिखिएगा द्रव की प्रकृति यानी नेचर ऑफ लिक्विड, यानी जिस प्रकार का हम द्रव लेंगे उसी प्रकार का वाष्प दाब लगाएगा। तो इसमें ध्यान दो, पहला पॉइंट में हमने लिखा हुआ है कि जिन द्रवों के अणुओं के बीच अंतर आणविक बल प्रबल होता है वे द्रव वाष्पीकरण नहीं हो पाते हैं। ठीक है। यानी हम कुछ ऐसे द्रव लिए हैं जिनके अणु के बीच जो अंतर आणविक बल है वो बहुत ही ज्यादा प्रबल होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो द्रव है वो वाष्पीकृत नहीं हो पाती। जैसे मान लो हम आपको कहना चाहेंगे कि हमारे पास सरसों का तेल है ना, तो अगर आप सरसों के तेल को किसी बर्तन में रख के आप गर्म करेंगे तो आप देखे होंगे कि सरसों का तेल वाष्पीकृत नहीं होती है, वाष्पीकरण नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ कि उनके अणुओं के बीच जो अंतर आणविक बल है ये प्रबल अवस्था में पाई जाती है और यही कारण है कि वाष्पीकरण ये नहीं होता है। ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया है कि H2O यानी जल का वाष्प दाब कम होता है। ठीक है। यानी किसी बर्तन में अगर आप जल को रख दें तो बहुत ही धीरे 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 वो वाष्प अवस्था में परिवर्तित होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जल के जो अणु होते हैं उसके जो अंतर आणविक बल होता है थोड़ा प्रबल होता है। ठीक है। अब इसमें सेकेंड पॉइंट में लिखा गया है कि जिन द्रवों के अणुओं के बीच अंतर आणविक बल दुर्बल यानी कमजोर होता है वे बहुत जल्द वाष्पित हो जाते हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास कुछ ऐसे द्रव रहेंगे जिनके अणु के बीच में अंतर आणविक जो बल होता है वो अगर कमजोर है तो उस कारण से वो बहुत ही जल्द वाष्पित हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है पेट्रोल या ईथर। आपको एक बात पता होना चाहिए कि अगर पेट्रोल को किसी बर्तन में हम खुला छोड़ देंगे तो पेट्रोल के अणु के बीच जो अंतर आणविक बल होता है बहुत ही कमजोर होने के कारण पेट्रोल जल्दी से उड़कर खत्म हो जाता है। ठीक है। तो अगर देखा जाए तो जो पानी है इसका वाष्प दाब कम होता है, लेकिन जो पेट्रोल होता है इसका वाष्प दाब थोड़ा सा अधिक होता है। ठीक है। तो हम जिस प्रकार का द्रव लेंगे उस प्रकार का वाष्प दाब लगाएगी। तो पहला जो कारक है वही है द्रव की प्रकृति और इसमें आप ये बातें शामिल कर देंगे। ठीक है। तो अब समझिए अगला कारक जिसमें लिखा गया है तापमान, जिसको हम बोलते हैं टेम्परेचर। ठीक है।
इसमें लिखा गया है कि तापमान में वृद्धि के साथ वाष्पीकरण का दर भी बढ़ जाता है। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो हमारे पास पानी है, उसको अगर आप तापमान देंगे यानी टेम्परेचर देंगे तो उस कंडीशन में उसका जो वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। और तापमान को अगर कम कर देंगे तो वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है कम हो जाएगी, ठीक है। तो आप समझ चुके कि सेकेंड कारक क्या है, तापमान है, क्योंकि तापमान को अगर हम वृद्धि करेंगे तो वास्तव में वाष्पीकरण का दर बढ़ता है, ठीक है। तो अब समझिए अगला कारक जिसमें लिखा गया है विलेय की उपस्थिति, ठीक है। इसमें क्या लिखा गया है कि जब किसी अवाष्पशील विलेय को किसी विलायक में घोला जाता है तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो विलेय पदार्थ रहेगा ये वाष्पशील प्रकृति का होना चाहिए। अगर हम इस विलेय को गर्म करें तो ये जो विलेय पदार्थ है ये उड़े ना, ये समाप्त ना हो जाए, ठीक है। तो उस प्रकार के विलेय पदार्थ को हम मिलाएंगे। जैसे मान लो कि हम पानी लिए और पानी को गर्म तो किए और पानी के अंदर जैसे ही हम चीनी को डालेंगे तो क्या होगा कि अगर पानी खौल रहा है तो खौलना बंद हो जाएगा, क्योंकि इसका जो हीट है ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। कौन? चीनी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो अगर हम लगातार उसको गर्म करते रहें, पानी को लगातार गर्म करते रहे हैं तो पानी तो उड़ जाएगा लेकिन चीनी उड़ेगी नहीं, चीनी उड़ेगी नहीं। तो वही इसमें बात किया जा रहा है कि हमारे पास जो विलेय पदार्थ है ये चीनी, ये अवाष्पशील प्रकृति का होना चाहिए। अगर इसको हम गर्म करते हैं चीनी को तो चीनी उड़ता नहीं है ना। तो अगर हम इसी विलेय पदार्थ को यानी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को किसी विलायक में घोलते हैं, जैसे मान लो पानी में घोलते हैं, तो जो विलयन बनेगा, जैसे मान लो शरबत, इसका वाष्प दाब कम हो जाएगा। तो जो चीनी है पानी के अंदर की जो गर्मी है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, अवशोषित कर लिया। यही कारण है कि वाष्प दाब कम हो जाता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोग समझ चुके होंगे वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं इस बारे में। तो सबसे पहला आप इसमें लिखेंगे द्रव की प्रकृति, सेकंड में आप लिखेंगे तापमान, और तीसरा आप लिखेंगे विलेय की उपस्थिति। तो अब समझिए नेक्स्ट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें लिखा गया है द्रव विलयनों का वाष्प दाब क्या होता है, इस बारे में हम समझेंगे। तो इसका मतलब कि हमारे पास विलयन ऐसा होना चाहिए कि जिसमें विलेय भी द्रव अवस्था में हो, विलायक भी द्रव अवस्था में हो, और हम ये देखेंगे कि इन दोनों विलेय और विलायक को मिलाने के बाद जो विलयन प्राप्त होगा उसका वाष्प दाब किस प्रकार का रहेगा, वही हमें समझना है, ठीक है। तो द्रव विलयनों का वाष्प दाब हम समझते हैं। तो इसमें क्या लिखा गया है, ध्यान से समझो। लिखा है यदि किसी बंद पात्र में दो वाष्पशील द्रवों का विलयन लेते हैं तो द्रव विलेय तथा द्रव विलायक दोनों ही वाष्पीकृत हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो कि हमारे पास एक बर्तन है और बर्तन के अंदर हमने द्रव विलयन को भर रखा है। द्रव विलयन का मतलब है कि विलेय भी द्रव अवस्था में होना चाहिए और विलायक भी द्रव अवस्था में होना चाहिए, लेकिन एक कंडीशन और है कि दोनों के दोनों वाष्पशील प्रकृति का होना चाहिए। अगर हम विलेय को गर्म करेंगे तो ये भी वाष्प अवस्था में परिवर्तित होना चाहिए, साथ ही साथ अगर विलायक को हम गर्म करेंगे तो ये भी वाष्प अवस्था में परिवर्तित होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है, इसमें यही कहा गया है कि हम जो बर्तन के अंदर लेंगे दोनों द्रव ये वाष्पशील द्रव होना चाहिए और उसका हम विलयन लेंगे। तो जब विलयन लेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि जब इसे हम नीचे से गर्म करेंगे तो इसका मतलब जो विलायक है ये भी वाष्प अवस्था में कन्वर्ट होगी और जो विलेय पदार्थ है ये भी वाष्प अवस्था में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब यही ना हुआ जी कि जो विलायक है और जो विलेय है दोनों के दोनों वाष्प दाब लगाएंगे। तो क्यों लगाएंगे? क्योंकि दोनों के दोनों जो द्रव है ये वाष्पशील प्रकृति के हैं, यानी दोनों वाष्प अवस्था में कन्वर्ट हो जाती है इस कारण से। तो अगर मान लो विलायक को हम ए से दिखाएं और विलेय को बी से दिखाएं तो विलायक जो वाष्प दाब लगाएगा ये पी लगाएगा। क्या चीज? पी मतलब प्रेशर यानी दाब, और ए लगा रहा है यानी विलायक, तो यहाँ पे हमने ए लगाया है यानी पी। और जो विलेय है अगर इसको हम बी से दिखाएं तो इसका मतलब जो ये प्रेशर लगाएगा वाष्प दाब ये पीवी लगाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के दोनों यानी विलेय और विलायक दोनों आपस में मिलकर ही ये वाष्प दाब लगाएगा, ठीक है। तो वही चीज इसमें लिखा गया है कि अतः विलयन के वाष्प दाब में जो विलयन हमारे पास बना है द्रव विलयन, इसके वाष्प दाब में विलेय व विलायक दोनों के वाष्प दाब का योगदान रहता है। यानी जो विलेय है इसका भी वाष्प दाब और विलायक जो है इसका भी वाष्प दाब का योगदान होगा, यानी दोनों मिल करके वाष्प दाब ही लगाएंगे, ठीक है।
तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है कि माना किसी पात्र में दो द्रव ए और बी है, ठीक है। मान लो कि एक ए है द्रव, दूसरा बी है, और दोनों आंशिक दाब क्रम से पी ए और पी बी लगाते हैं। तो मान लो कि जो ए है आंशिक दाब पी ए लगाता है और जो बी है वो आंशिक दाब ये पी बी लगाती है। तो अगर इस कंडीशन में विलयन का कुल वाष्प दाब देखें तो दोनों जो विलेय और विलायक है उन दोनों के वाष्प दाब के योगफल के बराबर होगा। कौन? कुल वाष्प दाब, यानी पीटी इक्वल टू, यानी टोटल प्रेशर इक्वल टू जो ए है विलायक इसका वाष्प दाब प्लस जो बी है विलेय उसका वाष्प दाब के योगफल के बराबर हो जाएगा। कौन? तो टोटल वाष्प दाब। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि ये जो टॉपिक है, कौन सा टॉपिक, तो द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब, इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है, तो अब समझिए हमने एक नोट लिखा है जो आप लोग के लिए बहुत ही खास है। इसमें हमने ये लिखा है कि राउल्ट ने ऐसे ही विलयन के लिए नियम दिया था जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सा टॉपिक? तो राउल्ट्स लॉ, यानी राउल्ट का नियम। ठीक है, आपको बता दूं कि राउल्ट ने द्रव द्रव विलयनों के वाष्प दाब के तौर पर ही उन्होंने अपना नियम दिया था। तो आपको बता दूं कि राउल्ट के मुख्य रूप से दो नियम है। तो पहला नियम है वाष्पशील द्रवों के लिए और दूसरा है अवाष्पशील द्रवों के लिए राउल्ट का नियम। ठीक है, तो अगर आप राउल्ट के नियम को डिटेल से समझना चाहते हैं तो आप लोग यूट्यूब से सर्च कीजिएगा राउल्ट का नियम या राउल्ट्स लॉ बाय अंगद रिसर्च क्लासेस, तो आपको तुरंत मेरी वीडियो प्राप्त हो जाएगी जिसमें हमने दोनों के दोनों नियम एक ही वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आज का टॉपिक आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, तो जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके जाइए ताकि और भी बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे पहुंच जाए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।